पहले तफसील सुन लो, फिर मजीद बात होगी। रॉबर्ट ने कहा। हाँ बताओ, कर्नल जिरार्ड ने कहा। तुम्हें मालूम है कि मेरी एजेंसी लॉर्ड्स बराह रास्त वजारत दिफा के तहत काम करती है। हमें इसराइल के वजीर दिफा ने पाकिस्तान में एक मिशन सौंपा। वहाँ की एक लेबॉर्ट्री से अहम फार्मूला हासिल करके उस लेबॉर्ट्री को तबाह करना हमारा मिशन था। इस मिशन में काफिरिस्तान, जो कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, शामिल था। बहरहाल मैंने कर्नल जेम्स को ये मिशन सौंप दिया। उसका फोन आया था कि वो 80% काम मुकम्मल कर चुका है, लेकिन 100% कामयाबी के लिए उसे 2 रोज मजीद काफिरिस्तान में रहना पड़ेगा। रॉबर्ट ने तेज तेज अंदाज में बोलते हुए मिशन के बारे में बता दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या है? कर्नल जिरार्ड ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। अभी अभी इसराइल के सदर ने बराह रास्त मुझे फोन करके इस मिशन के बारे में पूछा है। यूं लगता था कि वो इस सिलसिले में खासे परेशान हैं। उनसे मैं कोई सवाल तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस मामूली से मिशन में इसराइल के सदर की दिलचस्पी और फिर उनकी परेशानी क्यों है। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुमने तवील अरसा हुकूमती एजेंसी में रहकर गुजारा है। क्या तुम बता सकते हो कि काम से मिशन में इसराइल के सदर क्यों इस कदर दिलचस्पी ले रहे हैं? रॉबर्ट ने कहा तो दूसरी तरफ से कर्नल जिरार्ड के हंसने की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? रॉबर्ट ने कदरे नाराज से लहजे में कहा। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इसराइल के सदर को वजह मालूम है, लेकिन तुम्हें इस वजह का इल्म नहीं है, जबकि तुम्हें लॉर्ड्स एजेंसी में काफी अरसा गुजर चुका है। दूसरी तरफ से कर्नल जिरार्ड ने कहा। कौन सी वजह, कुछ बताओ तो सही। रॉबर्ट ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। उसका चेहरा गुस्से की वजह से टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। असल मसला पाकिस्तान है रॉबर्ट। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से क्रीमिया जैसा मुल्क खौफजदा रहता है, खास तौर पर उसके लिए काम करने वाला एजेंट इमरान। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े चौकड़ी भूल जाते हैं। इसराइल के सदर को परेशानी इस बात की होगी कि अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हरकत में आ गई तो वो बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। वो बेशुमार बार इसराइल आकर इसराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब भी वो कोई बड़ा नुकसान कर सकते हैं। कर्नल जिरार्ड ने कहा। क्या कह रहे हो? सुनो, मुझे मालूम है कि तुम यहूदी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें यहूदियों का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं दे सकता। इस बार रॉबर्ट ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी बात पर हंसी आ रही है, लेकिन मैंने अपनी हंसी को जबरदस्ती रोक लिया है और तुम्हारी इस बात को सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इसराइल के सदर अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। कर्नल जिरार्ड ने जवाब देते हुए कहा। क्या वो इंसान नहीं है, माफूकुल फितरत हैं, जो सब उनसे ऐसे डर रहे हैं जैसे आदमी मौत से डरता है। पाकिस्तान तो पसमानदा और छोटा सा मुल्क है, फिर पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस आसमान से नहीं उतरती होगी। रॉबर्ट ने गुस्सीले लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा। रॉबर्ट, तुम्हारा वास्ता इनसे पहली बार पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि सदर साहब क्यों परेशान हैं। कर्नल जिरार्ड ने जवाब दिया। और अगर उन्हें पता ही ना चल सके कि ये काम किसने किया है तो फिर क्या होगा? रॉबर्ट ने कहा तो कर्नल जिरार्ड एक बार फिर हंस पड़ा। तुम फिर हंस रहे हो? रॉबर्ट ने गुस्सीले लहजे में कहा। इसीलिए तो हंस रहा हूँ कि इतनी बड़ी और बैनुल अक़वामी सतह पर काम करने वाली एजेंसी के चीफ होने के बावजूद तुम्हें इल्म नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया इस बारे में जानती है कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से जिस बात को जितना छुपाया जाए वो उतनी ही जल्दी उसे ट्रेस कर लेते हैं। बहरहाल मेरा मशवरा है तुम्हें कि तुम किसी न किसी बहाने यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ, और जब वो लोग वापस पाकिस्तान चले जाएं या मारे जाएं तब तक तुम अंडरग्राउंड रहो। कर्नल जिरार्ड ने कहा। सॉरी, मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। मैं उनके सामने खम ठोक कर खड़ा रहूंगा, क्योंकि उन सबकी मौत मेरे और मेरी एजेंसी के हाथों लिख दी गई है। थैंक यू, रॉबर्ट ने गुस्से भरे लहजे में कहा और रिसीवर को क्रेडल पर इस तरह पटका जैसे सारा कसूर उस रिसीवर का ही हो। नॉनसेंस, बुज़दिल, नॉनसेंस। रॉबर्ट गुस्से से मुसलसल खुद कलामी के अंदाज में बोल रहा था। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया कि वो अपने असिस्टेंट कर्नल जेम्स से बात करे। वो तो पाकिस्तान में ही मौजूद है, लेकिन फिर उसे कर्नल जिरार्ड की बात याद आ गई कि वो लोग हर बात को ट्रेस कर लेते हैं। इसलिए उसने आम फोन से बात करने की बजाय सैटेलाइट फोन पर बात करने का फैसला किया, क्योंकि ये कॉल हर लिहाज से महफूज थी। उसने मेज की दराज खोली और उसमें मौजूद खुसूसी सैटेलाइट फोन निकालकर उसको ऑन किया और फिर उस पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद ही कर्नल जेम्स की तस्वीर स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लग गई, जिसका मतलब था कि कर्नल जेम्स सैटेलाइट फोन ऑपरेट कर रहा है। हेलो, रॉबर्ट बोल रहा हूँ। रॉबर्ट ने कहा। यस बॉस, मैं कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। कर्नल जेम्स, तुम्हारा मिशन अब किस स्टेज पर है? तफसील बताओ। मैंने इसराइल के सदर साहब को रिपोर्ट देनी है, वो इस मिशन के बारे में जानना चाहते हैं। रॉबर्ट ने तेज लहजे में कहा।
बॉस, मैंने पहले भी रिपोर्ट दी है। हमने फार्मूला हासिल कर लिया है और मैंने इसे बाकायदा चेक भी कर लिया है। वो दुरुस्त है, लेकिन मिशन के दूसरे हिस्से पर अमल 2 रोज बाद होना था, जो आज किसी भी वक्त मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ से कर्नल जेम्स ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा, तफसील बताओ ताकि सदर साहब को मुतमईन किया जा सके। रॉबर्ट ने कहा तो कर्नल जेम्स ने तफसील बता दी। ओके, लेकिन एक बात बताओ कि क्या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को तो तुम्हारे इस मंसूबे का इल्म नहीं हुआ? रॉबर्ट ने कहा, ओ नहीं बॉस, हमने बाहर से लेबोरेटरी को उड़ाना है, अंदर से कोई कार्रवाई नहीं करनी। तमाम कार्रवाई इस लेबोरेटरी का एक साइंसदान डॉक्टर इकराम खुद कर रहा है, वही फार्मूला वहां से निकाल लाया है, वरना ऐसा मुमकिन ही ना था। और अब लेबोरेटरी की तबाही का सारा इंतजाम वही डॉक्टर इकराम ही कर रहा है। हमने किसी स्टेज पर भी खुद को नुमाया नहीं किया, इसलिए किसी को ये कभी नहीं मालूम हो सकेगा कि क्या हुआ है। जहाँ तक फार्मूले का ताल्लुक है तो ये सिर्फ कॉपी है, असल फार्मूला अंदर मौजूद है। जब लेबोरेटरी तबाह होगी और आग लगेगी तो असल फार्मूला भी साथ ही खत्म हो जाएगा। कर्नल जेम्स ने कहा, उस डॉक्टर इकराम का क्या होगा? रॉबर्ट ने पूछा। उसे भी गोली मार दी जाएगी और वहां मौजूद काफिरिस्तान का एजेंट जो वहां दुकानदार बनकर काम कर रहा है, उसे भी गोली मार दी जाएगी। और आपको बता दूं कि काफिरिस्तान के कर्नल विशान को भी इस तरह खत्म कर दिया जाएगा कि उसकी मौत फितरी समझी जाएगी। फिर उसकी जगह उसकी असिस्टेंट नोमा को दे दी जाएगी। और चूंकि ये काम हमने किया होगा, इसलिए नोमा हमेशा हमारे तहत काम करती रहेगी। कर्नल जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। कर्नल विशान की हलाकत का क्यों सोचा गया? रॉबर्ट ने पूछा। इसलिए बॉस कि वो फार्मूले की कॉपी लेने पर बजिद है और मैं नहीं चाहता कि काफिरिस्तान के पास भी मिसाइल मौजूद हो। नोमा से बात हो चुकी है, वो इस पर इसरार नहीं करेगी और हुकूमत काफिरिस्तान को यही रिपोर्ट दी जाएगी कि फार्मूला नहीं मिल सका, बल्कि लेबोरेटरी तबाह होने और आग लगने की वजह से फार्मूला जलकर राख हो चुका है। कर्नल जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। गुड, वेरी गुड कर्नल जेम्स, ये ऐसा फुल प्रूफ प्लान है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किसी तरह भी मालूम ना कर सकेगी कि फार्मूला लेबोरेटरी से बाहर आया भी है या नहीं और ये कार्रवाई किसने की है। गुड, ओके, गुड बाय, रॉबर्ट ने मसरत भरे लहजे में कहा और सैटेलाइट फोन का राब्ता खत्म कर दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया हो गए थे। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक किताब पढ़ने में मसरूफ था। चाकास पहाड़ी वाली लेबोरेटरी और फैक्ट्री दोनों मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई थी। इस सिलसिले में एक साइंसदान डॉक्टर इकराम का नाम लिया जा रहा था, जो लेबोरेटरी की तबाही से 1 हफ्ता पहले छुट्टी पर गया था और फिर वो वापस आकर 2 रोज बाद फिर अपने गांव में कोई इमरजेंसी होने की वजह से फैक्ट्री से बाहर चला गया था। और जब लेबोरेटरी तबाह हुई तो उस वक्त डॉक्टर इकराम वाहिद आदमी था जो लेबोरेटरी से बाहर था। बाकी तमाम साइंसदान और उनके असिस्टेंट्स सब लेबोरेटरी और फैक्ट्री की तबाही के साथ ही हलाक हो गए थे। इमरान ने डॉक्टर इकराम की तस्वीर सरदावर से लेकर तमाम मेंबरान को दे दी थी ताकि वो उसे तलाश करें, जबकि टाइगर के जिम्मे उसने चाकास पहाड़ी इलाके में डॉक्टर इकराम के बारे में कोई क्लू हासिल करने का काम लगाया था। और अब वो टाइगर या अपने किसी साथी की तरफ से डॉक्टर इकराम को ट्रेस कर लिए जाने की इत्तला का मुंतजिर था ताकि उस क्लू से काम को आगे बढ़ाया जा सके। कुछ देर बाद सेल फोन की मखसूस घंटी बज उठी तो इमरान ने चौंक कर सामने मेज पर पड़े सेल फोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने उसे उठा लिया। स्क्रीन पर टाइगर का नाम डिस्प्ले हो रहा था। इमरान ने बटन दबाकर राब्ता किया। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है चाकास इलाके की? इमरान ने कहा। बावजूद शदीद कोशिश के डॉक्टर इकराम का पता नहीं चल सका। वो अपने आबाई गांव भी नहीं गया और न ही वो मुलाका किसी छोटे बड़े शहर में नजर आया है। अलबत्ता एक दुकानदार की लाश पहाड़ियों के करीब मिली है। उसे सीने में गोली मारकर हलाक किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो चाकास की मेन मार्केट में कालीनों और चादरों का काम करता था और डॉक्टर इकराम के साथ अक्सर देखा जाता था और कई बार डॉक्टर इकराम उसकी दुकान पर भी देखा गया है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर इकराम कहीं भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ दारुल हुकूमत में भी उसकी तलाश जारी है। आखिर वो कहाँ जा सकता है? इमरान ने कहा। बॉस, एक अहम इत्तला ये भी मिली है कि दुकानदार का असल नाम प्रकाश था, जबकि बहैसियत दुकानदार उसका नाम करामत था और वो अपने आप को मुस्लिम भी जाहिर करता रहा, लेकिन वो दरअसल गैर मुस्लिम था। टाइगर ने कहा। ओ, इसका मतलब है कि इस कार्रवाई के पीछे काफिरिस्तान है। इमरान ने चौंकते हुए कहा। इस इत्तला से तो जाहिर यही होता है। मैंने आपको इसलिए फोन किया है बॉस के आपके नॉलेज में यह अहम इत्तला ले आऊं। टाइगर ने कहा। अब हमें पहले डॉक्टर इकराम को ही तलाश करना होगा। तुम चाकास में कहाँ ठहरे हुए हो? इमरान ने कहा। चाकास में सयाहों के लिए चंद छोटे बड़े होटल मौजूद हैं। उनमें से एक होटल चाकास वैली नाम का है। मैं वहां ठहरा हुआ हूँ। कमरा नंबर 18 मेरे पास है। टाइगर ने जवाब दिया।
तुम मजीद इंक्वायरी करो, हो सकता है कि मैं खुद भी वहां आ जाऊं। इमरान ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने सेलफोन ऑफ करके उसे दोबारा अपने सामने रख लिया। काफिरिस्तान का हवाला मिलने पर इमरान चौंक पड़ा था। अब वो बैठा सोच रहा था कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि उसे नॉट ऑन का ख्याल आ गया। उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नॉट ऑन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद काफिरिस्तान में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट नॉट ऑन की आवाज सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बज़बान और बदहान खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। हुक्म इमरान साहब, नॉटरॉन ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। सुना है कि तुम्हें तरक्की मिलने वाली है और तुम नॉटरॉन की बजाय अब सिर्फ ट्रॉन होने वाले हो। जिस तरह ईद उल फितर के बाद दूसरा दिन ईद नहीं होती बल्कि ट्रो का दिन कहलाया जाता है। इमरान की जुबान रुआ हो गई। इमरान साहब, ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जिससे आदमी ट्रो बन जाए। नॉटरॉन ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हारी मर्जी, अब तुम मुस्तकिल नॉटरॉन रहना चाहते हो तो ठीक है। इमरान ने बड़े ढीले से लहजे में कहा। शुक्रिया इमरान साहब, अब वो हुक्म भी दे दे जिसके लिए आपने फ़ोन किया है। नॉटरॉन ने हंसते हुए कहा। पाकिस्तान से मुल्हका इलाके चाकास में पाकिस्तान की SS मिसाइल तैयार करने वाली लेबॉर्ट्री और फैक्ट्री थी। वहाँ से न सिर्फ SS मिसाइल का फार्मूला चुराया गया है बल्कि उस लेबॉर्ट्री और फैक्ट्री दोनों को भी ब्लास्ट कर दिया गया है। इस सिलसिले में उस लेबॉर्ट्री के एक साइंसदान डॉक्टर इकराम का नाम लिया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर इकराम गायब है और बावजूद शदीद कोशिश के वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता एक आदमी की लाश पहाड़ियों पर से मिली है जिसे सीने में गोली मारकर हलाक किया गया है। ये शख्स चाकास मार्केट में दुकानदार था और डॉक्टर इकराम के साथ उसके गहरे ताल्लुकात थे। डॉक्टर इकराम भी उसकी दुकान पर आता जाता रहता था। अहम खबर जो मिली है वो ये है कि उस दुकानदार का असल नाम प्रकाश था, जबकि वो मुस्लिम नाम के साथ दुकान पर काम करता था। इस इत्तला का मतलब है कि इस खेल के पीछे किसी न किसी अंदाज में काफिरिस्तान का भी हाथ है। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम ऐसे लोगों को टटोलो जो इस सिलसिले में कोई रहनुमाई दे सके। हो सकता है कि डॉक्टर इकराम को काफिरिस्तान पहुंचा दिया गया हो, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मुझे कुछ रोज़ पहले रिपोर्ट मिली है कि काफिरिस्तान के वजीर आजम ने एक नई एजेंसी कायम की है जिसका सरबराह मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल विशान को बनाया गया है। उसकी असिस्टेंट एक खूबसूरत खातून है जिसका असल नाम तो पूर्णिमा है, लेकिन उसे नोमा के नाम से पुकारा जाता है। बाकी मेंबरान भी एजेंसियों से ही लिए गए हैं। इस बारे में एक इत्तला मिली थी कि कर्नल विशान और नोमा किसी अजनबी आदमी के साथ उस रास्ते के जरिए पाकिस्तान गए हैं जो रास्ता स्मगलिंग के लिए काम आता है और जहां किसी किस्म की कोई चेक पोस्ट नहीं है। मैंने उस पर मजीद तहकीक करने के लिए अपने एक आदमी की ड्यूटी लगाई है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। हो सकता है कि वो दुकानदार उस एजेंसी के लिए काम करता हो। नॉटरॉन ने संजीदा लहजे में कहा। क्या नाम है इस नई एजेंसी का? इमरान ने पूछा। इसका नाम ब्लैक रॉड है, नॉटरॉन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुम इस पर तेजी से काम करो और मुझे सेल फोन पर फौरन इत्तला देना। ये फार्मूला हमारे लिए बेहद अहमियत रखता है, इमरान ने कहा। ऐसा ही होगा इमरान साहब, मैं जल्दी आपको रिपोर्ट दूंगा, नॉटरॉन ने कहा तो इमरान ने अल्लाह हाफिज कहते हुए रिसीवर रख दिया। चाकास में जहां लेबॉर्ट्री मौजूद थी उसके शुमाल में तकरीबन 1.5 मील के फासले पर चंद होटल बने हुए थे। यहां आने वाले सयाह इन होटलों में ठहरना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि होटल ऐसी जगह पर बनाए गए थे कि होटल के बाहर खड़े होकर जब पूरे माहौल को देखा जाता तो बेइख्तियार मुंह से हैरत के कलिमात निकल जाते। इस वक्त पारस होटल के शुमाली तरफ, जहां से सड़क सीधी उस होटल के साथ गुजरकर आगे बढ़ती थी, कर्नल विशान, नोमा और कर्नल जेम्स तीनों मौजूद थे। उनकी नज़रें उस तरफ लगी हुई थी जहां से सड़क एक पहाड़ी की ओर से निकलकर उस होटल की तरफ आ रही थी। ये डॉक्टर इकराम और प्रकाश आ क्यों नहीं रहे? मेरी छठीस कह रही है कि कोई गड़बड़ हो चुकी है, कर्नल जेम्स ने परेशान होते हुए कहा। आप परेशान ना हो, प्रकाश बहुत तजुर्बेकार और अक्लमंद आदमी है, वो भी आ जाएंगे, कर्नल विशान ने जवाब देते हुए कहा। कर्नल जेम्स दुरुस्त कह रहे हैं बॉस, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब तक वाकई उन दोनों को आ जाना चाहिए था, नोमा ने कर्नल जेम्स की हिमायत करते हुए कहा तो कर्नल जेम्स बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो आ गए, उसी लम्हे कर्नल विशान ने कहा तो नोमा और कर्नल जेम्स दोनों चौंक पड़े। एक जीप पहाड़ी की ओर से निकलकर अब होटल की तरफ बड़ी चली आ रही थी और फिर चंद मिनट बाद ही जीप उनके करीब आकर रुक गई और जीप में से डॉक्टर इकराम और प्रकाश दोनों बाहर आ गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई चेकिंग तो नहीं हुई? कर्नल जेम्स ने आगे बढ़कर कहा। चेकिंग तो बहरहाल थी, लेकिन मैं हर लिहाज से कामयाब रहा हूँ, पहले फार्मूला निकालकर और अब बारूदी बिस्किट अंदर पहुंचाकर, डॉक्टर इकराम ने कहा। डी चार्जर आपके पास है,
कर्नल जेम्स ने पूछा। हाँ, लेकिन ये काम भी मैं ही करूँगा, डॉक्टर इकराम ने कहा। नहीं डॉक्टर, ये काम मैं करूँगी ताकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन जाए और मैं तुम्हारे साथ एक्रीमिया में रह सकूं। नोमा ने आगे बढ़कर बड़े लाड भरे लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, चलो ये क्रेडिट तुम ले लो, लेकिन यहाँ तो आबादी है, हमें ऐसी जगह से इसे फायर करना है जहाँ से किसी को भी मालूम ना हो सके। डॉक्टर इकराम ने कोट की जेब में हाथ डालते हुए कहा और फिर चंद लम्हों बाद उसका हाथ जेब से बाहर आया तो उसमें एक जदीद साख्त का डिस्चार्जर मौजूद था जिस पर खुसूसी रेशों से बना हुआ कवर मौजूद था। डॉक्टर इकराम ने कवर उतारकर उसे वापस अपनी जेब में डाल लिया। इस डिस्चार्जर की रेंज कितनी है? कर्नल जेम्स ने पूछा। 2-2.5 मील के कुत्र में से फायर किया जा सकता है, डॉक्टर इकराम ने जवाब दिया। ओके, फिर हमें उस तरफ जीप में जाना चाहिए जहां से हम काफिरिस्तान पहुंच सके। वहां पहुंचकर इसे फायर करेंगे और फिर हम वापस काफिरिस्तान चले जाएंगे। यहाँ जो कुछ होता है होता रहे, हम फिर हर किस्म के खतरे से आजाद रहेंगे। कर्नल जेम्स ने कहा तो सबने उसकी तायद कर दी और फिर चंद लम्हों बाद एक जीप में कर्नल विशान, कर्नल जेम्स और प्रकाश मौजूद थे, जबकि दूसरी जीप में डॉक्टर इकराम और नोमा सवार थे। ड्राइविंग नोमा कर रही थी, जबकि साइड सीट पर डॉक्टर इकराम बैठा हुआ था। वादा करती हो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, डॉक्टर इकराम ने नोमा से मुखातिब होते हुए कहा। नोमा एक बार जो कह देती है वो हमेशा उस पर पाबंद रहती है। बेफिक्र रहो, तुम्हारी इतनी खिदमत करूंगी कि दुनिया जन्नत में तब्दील हो जाएगी, नोमा ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा। ओके, अब मेरे पास इतनी दौलत हो चुकी है कि हम बाकी सारी उम्र लॉर्ड्स के तौर पर बसर कर सकते हैं, डॉक्टर इकराम ने मसरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे नोमा के सेलफोन की घंटी बज उठी तो नोमा ने सेलफोन जैकेट की जेब से निकालकर देखा तो स्क्रीन पर कर्नल विशान का नाम डिस्प्ले हो रहा था। यस, नोमा बोल रही हूँ, नोमा ने एक बटन प्रेस करते हुए कहा। हम उस रास्ते में दाखिल होने वाले हैं जहां से हम इधर आए थे। मजीद आगे जाने पर हम डिस्चार्जर के रेंज से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए अगले मोड़ पर जीप रोक लेना ताकि लेबोरेटरी को तबाह भी कर दिया जाए और तमाम प्लान पर भी अमल दरामद कर लिया जाए, कर्नल विशान ने कहा। ओके बॉस, नोमा ने मुस्कुराते हुए कहा और सेलफोन ऑफ करके उसे अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। लेबोरेटरी की तबाही के अलावा और क्या प्लानिंग है? डॉक्टर इकराम ने कदरे मशकूक लहजे में नोमा से पूछा तो नोमा बेख्तियार हंस पड़ी। फौरी वापसी भी तो प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि लेबोरेटरी की तबाही के बाद पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस हरकत में आ सकती है, नोमा ने कहा तो डॉक्टर इकराम ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक चट्टान के पीछे ले जाकर नोमा ने जीप रोक दी और फिर वो जीप से नीचे उतरी और डॉक्टर इकराम भी जीप से नीचे उतर आया। चंद लम्हों बाद कर्नल विशान की जीप भी वहां पहुंच गई। कर्नल जेम्स और कर्नल विशान के साथ प्रकाश भी जीप से नीचे उतर आया। नोमा, तुम डिस्चार्जर से फायर करो, उसके बाद हम सब तेजी से रवाना हो जाएंगे, कर्नल विशान ने कहा। यस बॉस, नोमा ने कहा और फिर जैकेट की जेब से डिस्चार्जर निकालकर वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गई। सिग्नल रास्ते में कहीं रुक तो नहीं जाएंगे, नोमा ने डॉक्टर इकराम से कहा जो नीचे खड़ा था। नहीं, ये खुसूसी सैटेलाइट से राब्ते में है, डॉक्टर इकराम ने कहा तो नोमा ने हाथ ऊंचा करके बटन प्रेस कर दिया। डिस्चार्जर पर नीले रंग का बल्ब जल उठा। इसका मतलब था कि बारूदी बिस्किट फायर के लिए हर लिहाज से ओके है। फिर जैसे ही नोमा ने दोबारा बटन प्रेस किया तो नीले रंग का बल्ब झमाके से सुर्ख रंग का हुआ और उसके साथ ही वो बुझ गया। सबकी नजरें उस तरफ जमी हुई थी जिस तरफ चाकास पहाड़ी के अंदर लेबोरेटरी और फैक्ट्री दोनों थी और फिर चंद लम्हों बाद दूर एक खौफनाक धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी और जमीन इस तरह हिलने लगी जैसे खौफनाक जिलजिला आ गया हो और फिर आसमान पर शोले और धुएं के बादल से फैलते चले गए। गुड, लेबोरेटरी और फैक्ट्री दोनों खत्म, कर्नल जेम्स ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे ही लम्हे सामने खड़े प्रकाश के सीने पर जैसे गोलियों की बारिश सी हुई और प्रकाश चीखता हुआ नीचे गिर गया। ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर इकराम चंद लम्हों तक तो हैरत से ये सब देखता रहा, फिर यकलक चीख कर बोला, अपने और तुम्हारे खिलाफ सबूत खत्म किया है, वरना इसके जरिए दुश्मन एजेंट हम तक पहुंच सकते थे, कर्नल विशान ने जवाब देते हुए कहा। आओ अब यहाँ से निकल जाएं, किसी भी लम्हे यहाँ एजेंट पहुंच सकते हैं, नोमा ने कहा। लेकिन हमें आगे जाकर जीपें कहीं छोड़ना पड़ेंगी, कर्नल विशान ने कहा। आओ तो सही, इसका भी बंदोबस्त कर लेंगे, नोमा ने कदरे तल्ख लहजे में जवाब दिया तो कर्नल जेम्स के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगी, जबकि कर्नल विशान के चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्सा भी था, क्योंकि नोमा ने आज तक इस लहजे में उसके साथ कभी बात नहीं की थी। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? कर्नल विशान ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। सॉरी बॉस, नोमा ने सर झुकाकर माजरत करते हुए कहा। ओके,
आइंदा ख्याल रखना, कर्नल विशान ने कहा और फिर वो सब एक बार फिर जीपों में सवार हो गए। प्रकाश की लाश वहीं पड़ी रही और जीपें आगे बढ़ गई। फिर तकरीबन आधे घंटे की खतरनाक और ढलवानी ड्राइविंग के बाद वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां से आगे इस कदर ढलवान थी कि वो किसी तरह भी जीपों को कंट्रोल में न रख सकते थे।